हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो हम करने वाले हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी कर रहे थे, तो साइंस का चैप्टर नंबर 12 हम करने वाले पादप में जनन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे सारे आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। माता पिता से संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। लेकिन पादप किस प्रकार से जनन करेंगे और पादपों में जनन की कितनी विधियां होती हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है जनन की विधियां, कि जनन की कितनी विधियां हो सकती हैं। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए, जो प्रत्येक के का प्रकारों के बारे में बताइए। अब देखो, जो पादप में ना किस प्रकार से जनन होता है, पादपों में ना आपका दो प्रकार से जनन होगा, एक होगा लैंगिक, एक होगा अलैंगिक जनन। तो अधिकांश पादपों में मूल, तनाव और पत्तियां होती है। अधिकांश पादपों में क्या होगा कि मूल हो गई, तना होगा और पत्तियां होगी। तो ये सारे के सारे जो अंग है पादप के क्या होंगे, ये सारे के सारे पादप की कायिक अंग होंगे। तो पौधों में कायिक जनन भी होता है, और क्या होता है पौधों में जो लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, और लैंगिक जनन में माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। और जो हमारा अलैंगिक जनन है पौधों में, वो पौधों के कायिक अंगों के द्वारा होता है। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में क्या निकलते हैं? पुष्प निकलते हैं। वृद्धि हो जाएगी उसके बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलेंगे। आपने वसंत ऋतु में आम्र के वृक्षों को पुष्पित होते देखा, वो यही पुष्प बाद में किस में बदल जाते हैं? रसीले फलों का निर्माण करते हैं, जिसका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं, सामान्यतः बीजों को फेंकते हैं, और बीजों से हमारा क्या बनता है? अंकुरित होकर एक नया पादप बन जाता है। तो जो पुष्प है, जो पुष्प होते हैं वो पादप के क्या है? पुष्प पादप के जनन अंग है। ध्यान रखिएगा, किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग या मादा जनन अंग या फिर दोनों हो सकते हैं। यानी कि पुष्प में हमारे नर जनन अंग भी हो सकते हैं, मादा जनन अंग भी हो सकते हैं, फिर दोनों भी हमारे हो सकते हैं। तो पादपों में जनन जो होता है उसकी दो विधियां होती है हमारी। पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। पादपों में जन्म दो प्रकार का होता है, एक होगा हमारा अलैंगिक जनन, एक होगा हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन में जो पादप है बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो अलैंगिक जनन होगा वहां पे क्या होगा कि जो जो पौधा उत्पन्न होगा वो किससे होगा? वो कि जो पौधे की जो हमारे कायिक अंग है उससे होगा। यानी कि बिना बीजों के जो पौधा उगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक में पौधा है वो बिना बीजों के उगता है। और जो कि लैंगिक में क्या होगा? लैंगिक में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। यानी कि बीजों से जो उगेंगे वो क्या होंगे? वो लैंगिक जनन है। समझे कि लैंगिक जनन में जो पादप आपके उत्पन्न होंगे वो बीजों से प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन की। जो अलैंगिक जनन है इसमें जो नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। यानी कि उसके जो पौधे के कायिक अंगों के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं पौधे, उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। यानी कि जो पौधे वो हमारे बीजों से या बीजाणुओं के बिना ही उगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे हम अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं। यहाँ पे जो कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जो कायिक प्रवर्धन है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यानी कि जो कायिक प्रवर्धन है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप की जो मूल है, तने हैं, पत्ती है, कली है, जैसे किसी कायिक अंग के द्वारा नया पादप उत्पन्न होता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, क्योंकि जो जनन है वो पौधे के कायिक भागों से होता है। इसे क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जनन है किससे हो रहा है? वो पौधे के कायिक भागों से हो रहा है। अब आपने क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया, आपने जैसे गुलाब है, चंपा है, इसके जो पौधे की शाखा है उसे हम काटते हैं, पर्वसंधि। पर्वसंधि काटने के बाद हम उसको क्या करेंगे? तने या शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती, पर्वसंधि के बारे में बताया गया है। वो शाखा के इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? कलम लगाना। आपने सुना होगा कि जो गुलाब की कलम लगाते हैं, कुछ पौधों कलम लगती है। तो कलम किस प्रकार से लगाते हैं? उसको काटते हैं, काट के मिट्टी में दबा देते हैं और उसमें पानी देते हैं प्रतिदिन, और हम देखते हैं कुछ समय बाद उसमें से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है, और एक नए पादप का जन्म वहां से हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपको प्रयोग दिया गया है। ये पर्वसंधि है, यहाँ पे इसकी आइज दिख रही है, आंखें दिख रही है, नोट। तो यहाँ से एक जो ये आपकी पर्वसंधि आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से आपको पादप को काटना है। तो ये अक्ष से जुड़ी कलिका है यहाँ पे। तो एक प्रकार यहाँ पे इस प्रकार से आपका एक क्रियाकलाप दिया गया था। अपने पुष्प कलिकाओं में पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में, यानी पत्ती के परसंध से जुड़ाव का जो बिंदु होता है वहां पे कलिकाएं होती है, निमुकुल होती हैं। यानी कि आंखें होती है, जैसे आलू की आंखें होती हैं। ठीक है। तो जो ये कलिकाएं होती हैं इनके प्रोहरों के रूप में विकसित हो जाती हैं, और ये क्या होती है? इसने कहते हैं कायिक कलिकाएं कहते हैं। कली में एक छोटा तना होता है, इसके चारों ओर क्या होती है? अपरिपक्व पत्तियां होती है। देखो यहाँ पे आलू दिखाया गया है। तो ये आलू की आंख से अंकुरित होता है पादप, यानी कि आंख है, यहीं से हमारा पौधा होता है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। और ये कायिक कलिकाएं क्या करती हैं? नए पादप को जन्म दे सकती हैं।
तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप आपको दिया गया है कि आपको एक आलू लेना है और वहाँ पे देखना उसको आलू की कितनी आँखें हैं, उनको देख के उस तरीके से क काट कट करना, इतने टुकड़े करने हैं आलू के कि जो प्रत्येक हिस्से में प्रत्येक भाग में एक आँख जो आलू की आँख है वो आ जाए। और वहाँ से फिर क्या करेंगी, उसको मिट्टी में द दबाना है, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि जो आलू की जो आँख दिखी थी वहाँ से एक नए पादप का जन्म हो गया वहाँ से। तो इस प्रकार जैसे अदरक है हमारी, हल्दी है, उसी को भी इस भांति हम उगा सकते हैं। जैसे कि अदरक का टुकड़ा है, इस प्रकार से जो इसकी अदरक की आँखें थी, यहाँ से एक हमारा जो नया पौधा है, वो अंकुरित होना शुरू हो गया है। अब जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें पत्तियों से जनन होता है, जैसे कि आपने ब्रायोफिलम का नाम बहुत बार सुना होगा। ब्रायोफिलम पत्थरचट है, जो उसके जो पत्ती है, जो पत्ती के किनारों में क्या होती है, उसमें कलिकाएँ होती हैं, ठीक है? अगर जो ये पत्ता है, ये आर्द्र मिट्टी पर गिर जाए, जो प्रत्येक कलिका है वो नए पादप को जन्म दे सकती है। तो कुछ पादपों की जड़ें होती है, वो भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, जैसे कि शकरकंद है और डहेलिया। यानी कि जो इनकी जड़ें हैं, वो भी नए पादप को जन्म दे सकती है। जैसे कि हमारा गन्ना होता है, गन्ना तो हमारा तना है, तो उसमें गन्ने की जो आइज होती है, उसको मिट्टी में दबा देते हैं, तो वहाँ से भी नया पादप का जन्म हो जाता है। अब देखिए पत्थरचट दिया गया है, यानी कि ब्रायोफिलम, तो इसी किनारे में कलिकाएँ हो, यहाँ से हमारे इस प्रकार से नए पादप का उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए जो कैक्टस होता है, कैक्टस में के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, यानी कैक्टस के वे भाग जो पादप से अलग हो जाते हैं, अगर हम उनको मिट्टी में दबा देंगे वापस से, तो क्या करेंगे, वो नए पादप को जन्म दे देते हैं और प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। तो वहां से हमारा नया पादप बनना शुरू हो जाएगा। अब आपसे बात करते हैं कि जो कायिक परिवर्तन द्वारा जो पादप है, अब ये पता करते हैं कि बीज से उगाना हमारे लिए अच्छा रहता है या कायिक परिवर्तन द्वारा, उसमें डिफरेंस बताया गया है। जो कायिक परिवर्तन द्वारा जो पादप है, तो वो कम समय में उगाए जाते हैं, और जो बीजों से उगाए गए और पादप की अपेक्षा कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए गए पादपों में पुष्प और जो फल है कम अवधि में ही आ जाते हैं। यानी कि अगर हम कायिक परिवर्तन से उगाएंगे तो पौधों में जो फल फूल है वो जल्दी आएंगी, और बीजों से उगाएंगे तो उसमें पहले पौधा विकसित होगा, उसके बाद उसमें फल फूल आना शुरू होगा। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती है, यानी कि जो नया पादप लगेगा वो किसकी प्रतिलिपि है, जो पुराना पादप था उसकी कॉपी है। जैसा वहां पे वो फल दे रहा था, वहां पे भी आके वो वैसा ही फल फूल देगा, यानी कि वो पौधा उसकी प्रतिलिपि। अगर बीज से होगा तो हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो, ठीक है, क्योंकि वे एक जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। अब आपको दिया गया है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन किसमें होता है, आपको यहाँ पे जो यीस्ट के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें कि वो जिसे यीस्ट को सिर्फ हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। क्या करेंगे, इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट है ना, कुछ ही घंटों में वृद्धि कर सकता है, यानी कि गुणा कर सकता है, अर्थात जनन कर सकता है। जो यीस्ट है वो क्या है, यीस्ट एक जो एकल कोशिकीय जीव है। अब वो क्या क्या करना है आपको, सॉरी फॉर दैट। देखो जो यीस्ट होता है, यहाँ पे आपको बताया गया यीस्ट को एग्जाम्पल लेके, आपको यहाँ पे क्रियाकलाप करना है यीस्ट को लेकर। आपको बेकरी जो शॉप होती है वहाँ से यीस्ट लेना है, या फिर केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर लेना है। आपको चुटकी भर यीस्ट लेकर उसे किसी पात्र में रखना है जिसमें कुछ जल हो, और इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल के उसमें जल में घोलनी है, और पात्र को आपको किसी जो कमरे में जो गर्म जगह है वहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पे धूप आती होगी, यानी कि कमरे गर्म भाग में आपको रखना है। तो 1 घंटे बाद आप इस द्रव की जो एक बूंद है कांच की स्लाइड पर रख कर देखेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि यीस्ट में नई कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पे जो यीस्ट में जो हमारा जनन होता है कैसे होता है, अब देखो यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है, यानी कि यीस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि उसमें मुकुल बनता है, यानी कि कली निर्मित होती है। जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। जो जनक है वो कोशिका से अलग हो जाएगा और नई यीस्ट कोशिका बनाएगा, और नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर क्या करेगी, परिपक्व हो जाएंगी, और फिर वो नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। तो कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाती है, यानी कि यीस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। किससे होगा यीस्ट में जन्म, यीस्ट में जन्म मुकुलन के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है कि यीस्ट में जन्म मुकुलन के द्वारा होता है, किसमें जन्म है, किसमें जनन किस प्रकार से होता है। आपको एग्जाम्पल दे देगा कि मुकुलन से जनन होता है, इस प्रकार से देखिए ऑप्शन दे देगा 4। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में जो संख्या है वो तो बहुत ज्यादा संख्या में
इष्ट कोशिकाएं बन जाती है, वो होती खंडन। खंडन यानी कि दो भागों में टूटना, दो या दो से अधिक भागों में टूटना। आपने तालाब या ठहरे हुए पानी के जलाशयों में जो हरे रंग के जो अवपंखी गुच्छे देखे होंगे, तो ये गुच्छे क्या होते हैं? अब देखो, ये गुच्छे क्या है? ये गुच्छे हमारे शैवाल है। क्या है? गुच्छे शैवाल हैं। और जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो शैवाल वृद्धि करते हैं। शैवाल वृद्धि कब करेंगे? जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो शैवाल वृद्धि करेंगे और तेजी से खंडन करके क्या करेंगे? कुंडन करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों से विखंडित हो जाते हैं, यानी कि जो शैवाल है वो दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवन वृद्धि कर जाती है। खंड जो टुकड़े हैं नए जीवन वृद्धि कर जाएंगे और यह प्रक्रम दिन दिन चलता रहता है और कुछ ही समय में जो शैवाल हैं वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो स्पाइरोगोरा का एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है। तो स्पाइरोगोरा एक शैवाल है और स्पाइरोगोरा में जो जनन है वो खंडन के द्वारा होता है। तो इसमें दो या दो से खंडन में दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। तो अब बात कर लेते हैं बीजाणु निर्माण की। अब आपने जो वायु में देखो डबल रोटी के बारे में बहुत बार सुना होगा, किसमें? फफूंद लग गई, फूई लग गई, ऐसे सुना है आपने अपने जीवन में। जीवन काल में मम्मी ने बोला होगा कि फफूंद लग गई, यानी कि वो फफूंद है वो क्या है? वो कहाँ से आता है एकदम से फफूंद? इन्वायरमेंट में फफूंद कहाँ से आता है? फूई लग गई, अचार में फूई लग गई। तो ये किस प्रकार से ये फफूंद है क्या है? कहाँ से आता है? तो फफूंद है क्या? ये कवक है। वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। तो वायु में उपस्थित बीजाणु से क्या होंगे? कवक उग जाते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते हैं। चूंकि बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। जो बीजाणु हैं वो हमारे अलैंगिक जनन नहीं करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। यानी जो बीजाणु है वो एक कठोर आवरण से ढका रहेगा जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा सके। इसके लिए वे लंबे समय तक क्या रहेंगे? जीवित रह सकते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में जो बीजाणु है वो अंकुरित हो जाता है जिससे नए जीव विकसित होते हैं। और जब मॉस और जो फर्न है, इन मॉस और फर्न जैसे पादप में जो जनन है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते लैंगिक जनन क्या होता है। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जो लैंगिक जनन है उसमें जो है जो जनन है उसमें क्या चाहिए? माता पिता से जो नई संतान का जन्म होता है। लैंगिक जनन में माता पिता से नई संतान का जन्म होता है। तो जो पुष्प पादप की जनन अंग होते हैं। अब देखो, जो पुष्प है, जो जनन हो रहा है पौधों में किससे होगा? जो जनन है, जनन अंग है पौधों में, वो क्या है? पुष्प है। यानी कि पुष्पों से ही क्या होगा? पौधों में जनन होगा। ठीक है। तो पुष्प पादप के क्या होंगे? जनन अंग होंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जो पौधों के जनन अंग कौन कौन से होते हैं। पुंकेसर है, पुंकेसर है नर जनन अंग है। ठीक है, पुंकेसर क्या नर जनन अंग है। और जो स्त्री केसर वो क्या? वो मादा जनन अंग है। किसमें होता है? पौधों में होता है। अब जो कुछ पौधे होते हैं जो एक लिंगी होंगे, कुछ पौधे होंगे जो द्विलिंगी होंगे। ठीक है, यानी कि एक लिंगी की जिसमें सिर्फ या तो स्त्री केसर हो या फिर मादा, सॉरी, एक लिंगी कौन होंगे? या तो जिसमें नर जनन अंग हो या फिर जिसमें मादा जनन अंग हो। यानी कि नर और मादा में से उसमें सिर्फ एक पार्ट होगा। ठीक है, वो एक लिंगी है। और जिन पौधों में दोनों पार्ट होते हैं, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होंगे, यानी कि जिन पौधों में पुंकेसर होगा और स्त्री केसर दोनों होंगे तो ये क्या है? द्विलिंगी, सॉरी, हाँ जी। तो जिन पौधों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हुई होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प है। जैसे कि मक्का है, पपीता है, ककड़ी, खीरे, ये पौधे एक लिंगी है। यानी कि एक लिंगी पौधे अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो मक्का है, पपीता है, ककड़ी है, खीरे हैं। तो ये पौधे क्या? ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि जो सरसों है, गुड़हल है, गुलाब है, पिटूनिया है, तो ये सारे सारे आपके द्विलिंगी पौधे हैं। यानी कि इनमें पुंकेसर, इनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। अब देखिए पुंकेसर, जो पुंकेसर है वो क्या है? देखो, पुंकेसर को दर्शाया गया यहाँ पे। तो पुंकेसर हमारा नर जनन अंग है। यहाँ पे इस पे क्या होगा? ये होता है यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे होगा परागकोश और यहाँ पे क्या होगा? पूतंतु। देखो, जो ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है इसे बोलेंगे पूतंतु और ये जो लाइट पिंक दिख रहा है इसे बोलेंगे परागकोश। तो ये हमारा नर जनन अंग है पौधों में। अब बात करते हैं मादा जनन अंग की। तो मादा जनन अंग में देखिए किस तरीके से दिया गया है ये। तो ये होता है वर्तिकाग्र और ये होता है वर्तिका और यहाँ पे ये होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और ये क्या है? बीजांड, जहाँ पे आपके बीज बनते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों ही एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न पाद में पाए जा सकते हैं कि दोनों का केस हो सकते हैं आपके। अब देखते हैं परागकोश में जो परागण होते हैं वो किसको बनाते हैं?
पराग कोश में परागण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका, अग्र वर्तिका, अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक, मतलब अंडाशय में ऐसा नहीं कि एक ही बीज होगा, एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है वहां पे। तो यहाँ पे देखो युग्मनज बनेगा। ऐसे नहीं कि अब बात करते परागण क्या होता है। परागकणों के दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। जो परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होगा जो उन्हें सूखने से बचाता है। जो उन्हें किससे बचाएगा, सूखने से बचाएगा। क्योंकि परागकण होते क्या होते हैं, हल्के होते हैं, वायु अथवा जल द्वारा बाहर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों से के शरीर से भी हमारे जो परागकण वो चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं और परागकणों को परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण। दोबारा से देखो, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाएगा। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होगा तो इसे क्या कहेंगे, स्वपरागण। और दूसरे पौधे पर होगा तो क्या कहेंगे, उसे परपरागण कहते हैं। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या कहेंगे, परपरागण। अब बात करते हैं निषेचन क्या होता है। नर अथवा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर अथवा मादा युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका क्या कहलाएगी, युग्मनज कहलाएगी। और युग्मनज बनाने के लिए क्या चाहिए, नर और मादा युग्मकों की युग्मन का जो प्रक्रम है वो निषेचन है। यानी कि युग्मनज बनाने के लिए नर अथवा मादा युग्मकों के युग्मन का जो प्रक्रम क्या है, हमारा निषेचन है। और युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है। जो हमारा युग्मनज है वो हमारा किसमें विकसित हो जाएगा, भ्रूण में विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो निषेचन यहाँ पे दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से। ये अंकुरित होगा परागण है और ये परागण है हमारा। ये क्या होगा, ये जो पराग नलिका होती है यहाँ पे, तो इस पराग नलिका के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रही है, इस पराग नलिका के माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा युग्मनज का निर्माण। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बीज का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फल और बीज का विकास किस प्रकार से होता है। अब निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होता है हमारा वो फल में विकसित हो जाता है। निषेचन हो गया तो जो अंडाशय फल में विकसित हो जाएगा और जो पुष्प जो अन्य भाग है मुरझाकर गिर जाएंगे। परिपक्व होने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाएगा और बीजांड के जो बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण से अंदर रहता है, जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहेगा। अब देखो जो कुछ फल होते हैं वो रसीलेदार होंगे, गुद्देदार होंगे, जैसे कि आम है, सेब, संतरा। और कुछ फल कठोर होते हैं जैसे कि बादाम है, अखरोट है। इस प्रकार से होते हैं। देखिए हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बादाम है और सेब का एक भाग है। बात कर लेते बीज प्रकीर्णन क्या होता है, किस प्रकार से प्रकीर्णन क्या होता है। अब देखो जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। कि किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से एक पादप यहाँ होगा, मतलब एक ही प्रकार के पौधे यहाँ भी है वहाँ भी है। तो बीज इसे क्या कहते हैं, मतलब ये बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार से हुआ ऐसा पढ़ेंगे। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी कि जो बीज है उस पौधे का, मतलब कि बीज का प्रकीर्णन हुआ है, कैसे भी हुआ है, ठीक है। वो बीज यहाँ से वहाँ गया तभी तो वो उसका पौधा वहाँ उगा हुआ है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत अथवा किसी अन्य उद्यान में चहलकदमी करते वक्त आपके वस्त्रों पर फलों के बीज चिपक जाते हैं। क्या आपने कभी जानने का प्रयत्न किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर किस प्रकार से चिपक जाते हैं। अगर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया है अगर क्या होगा, अगर पादप के जो सभी बीज हैं वो एक ही स्थान पर गिर जाएं और वहीं उग जाए, क्या होगा। अब देखो अगर ऐसा होगा तो जो नवोद्भिद उगेंगे, यानी कि जो नए पौधे उगेंगे, तो उनके बीच धूप, जल और खनिजों को और स्थान को लेकर क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। यानी अगर एक साथ एक ही जगह बीज उग जाएंगे तो उनको अच्छे से न्यूट्रिशन, पोषण, जो सनलाइट है, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। ना खनिज मिलेंगे, ना जल मिलेंगे, और आपस में इन चीज़ों को लेकर प्रतिस्पर्धा होती रहेगी। संभवतः है कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं हो सकेगा। और पादपों को बीजन के प्रकीर्णन से लाभ होता है। यानी कि अलग अलग पौधे होंगे तो क्या होगा, उनका विकास भी अच्छे से हो पाएगा, अच्छे से फल फूल भी लग पाएंगे, अच्छे से खनिज, लवण, जल, सूर्य का प्रकाश, अच्छे से सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादपों के नवोद्भिद में सूर्य के प्रकाश, जल, खनिजों के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा की संभावना कम हो जाती है और प्रकीर्णन पादप को
व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवास में आसानी से समर्थ हो सके। अब बात करते हैं प्रकृति में पादपों के फलों और बीजों का जो प्रकीर्णन है किस प्रकार से होगा, कौन कौन कारक जिम्मेदार होता है। पवन है, जल है, जंतु है। यानी कि बीजों का प्रकीर्णन में जो मुख्य सहायक है पवन है, जल है, जंतु है और सहेजी अथवा द्विफल जैसे पादपों के पंख युक्त बीज होते हैं। ठीक है। घास के हल्के बीज अथवा आग के रोमदार बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त जो फल होते हैं वो पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। और कुछ बीज होते हैं उनका प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण कैसे होंगे, स्पंजी होंगे, तंतुमय होंगे जो पानी के साथ आसानी से बह जाए। ठीक है। और जल में जो ये तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे कि नारियल के बीज हैं। जो कुछ बीज हैं वो किसके द्वारा, कुछ बीज है वो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। जब मतलब प्रकीर्णित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि फैलाव प्रकीर्णन। विशेष रूप से जो कंटकी है यानी कांटेदार बीज हैं जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, वो क्या होती हैं, वो किसी जंतु के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर स्थानों तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं के माध्यम से भी हमारा प्रकीर्णन होता है। ठीक है। इसके उदाहरण है यूरेना है, जैंथियम है। तो यूरेना और जैंथियम के जो बीज होते हैं वो हुकदार होते हैं और जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। कुछ पौधों के जो फल हैं वो झटके से फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। और जो बीज होते हैं वो जनक पादों से दूर जाकर गिरते हैं, और जैसे कि एरंड है और बालसम है। तो एरंड और बालसम के जो बीज है वो बीज के जो फल है वो झटके से फटेंगे, उनके बीज का प्रकीर्णन हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये था हमारा आज का पाठ। तो आपने क्या क्या सीखा इस पाठ से, देखते हैं इस पाठ का सारांश। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करेंगे या फिर गुणन करेंगे। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक परिवर्तन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक परिवर्तन में भी पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से जन्म नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में नर अथवा मादा जनन अंग हो सकते हैं, यानी कि या तो नर होगा या मादा होगा। और द्विलिंगी में दोनों होंगे, नर और मादा जनन अंग। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक के बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश में उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम क्या है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के मीन्स की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर परागण गिर रहे हैं तो स्वपरागण है। परपरागण में क्या होगा, जो परागकण है हमारे एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो परपरागण है। जो परागण है हमारा वो वन के माध्यम से, मतलब कि जो परागण है हमारा पवन के माध्यम से, पवन, जल और कीटों द्वारा हो सकता है। और जो नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाता है। और निषेचित जो अंड है वो युग्मनज कहलाएगा। और युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। आप देखते हो जो फल है वो क्या है, फल है वो हमारा एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड है, बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। और बीज में जो विकासशील भ्रूण होता है, बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार से होगा, पवन द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा होता है। और बीज प्रकीर्णन क्या मतलब, बीज प्रकीर्णन के बेनिफिट क्या हैं, क्या फायदे हैं। तो एक ही स्थान पर पादप की अधिक जनसंख्या की वृद्धि होने से रोकता है। सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करता है। नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। उम्मीद आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक, और साथ में जिन्होंने भी पहले की वीडियो देखी वो जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।